afternoon, students. How are you? I hope you all will be fine. It is a 14th lecture of biology. In this chapter, we will start a new lesson, viruses, bacteria and cyanobacteria. ठीक है, ये चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ मैं आज. एवरीवन ओपन द बुक पेज नंबर 74. ठीक है, अपने बुक का पेज नंबर टेक्स्ट बुक का 74 ओपन कर लीजिए. अच्छा, ये जो चैप्टर है, जैसे कि आपको नेम से नजर आ रहा होगा, इसमें मुख्तलिफ ग्रुप्स के बारे में बताया गया है ऑर्गेनिज्म के. जैसे वायरस के बारे में भी बताया जाएगा, इसके अलावा बैक्टीरिया के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन होगी और फिर साइनोबैक्टीरिया के हवाले से इसमें जो है इंफॉर्मेशन दी गई है. तो सबसे पहले इसमें यहाँ पे देख लेते हैं जो चीज को डिस्क्राइब किया गया है. सबसे पहले एक्सप्लेन किया गया है कि व्हाट इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सबसे पहले ये एक्सप्लेन किया गया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, और आप लोग भी यकीनन जानते होंगे क्योंकि प्रीवियस चैप्टर में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में कि लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. क्या बताया मैंने? यानी कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनको हम माइक्रोस्कोप के बगैर ना देख सकें, इन्हें क्या कहा जाता है? इन ऑर्गेनिज्म को माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है. क्यों नहीं देख सकते हम? नेकेड आई से क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज के होते हैं और इसके लिए हमें ज़रूरी है कि माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, जिसकी मदद से ही हम इन ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं. ठीक है, अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये हीट्रोजीनस ग्रुप होता है, यानी कि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ कैरेक्टर्स वाले जो है ऑर्गेनिज्म जो है शामिल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इसमें जो है कौन कौन से ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं, जैसे कि इसमें मौजूद होते हैं बैक्टीरिया भी होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में. इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया होते हैं. इसके अलावा अगर हम देखें तो वायरस का ग्रुप भी मौजूद होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ताल्लुक रखता है. इसके अलावा प्रोटोजोआ होते हैं और यूनिसेलुलर और एल्गी. इसके अलावा फंजाई. ठीक है, ये तमाम जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही रिलेटेड होते हैं. अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो कहलाते हैं ये, लेकिन जो है अपने कैरेक्टर्स की बेस पे जो है इनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. जैसे कि अगर हम ये देखें कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं और साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ये कैसे होते हैं? प्रोकैरियोट होते हैं. और प्रोकैरियोट या यूकैरियोट के हवाले से मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था. प्रोकैरियोट कैसे होते हैं? जिनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, यानी कि अगर हम सेल का स्ट्रक्चर देखें तो इनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी. इसके अलावा जो होते हैं राइबोसोम जो है स्मॉल साइज के होते हैं. मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनेलीज, जैसे कि बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, इनकी जो है बाउंड्री स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होते हैं. ठीक है, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो प्रोकैरियोट्स से बिलोंग करते हैं. अब बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया दोनों जो हैं वो कैसे होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं. और अगर हम किंगडम के हवाले से बात करें, ठीक है, ये भी जो क्लासिफिकेशन का जो चैप्टर आपको एक्सप्लेन किया था उसमें बताया था कि अगर हम किंगडम देखें कि जो हमने किंगडम 5 किंगडम्स पढ़े थे, तो उसके लिहाज से हम देखें तो ये किस किंगडम से ताल्लुक रखता है? ये किंगडम प्रोकैरियोटा.
किंगडम प्रोकैरियोट्स से इसका जो है ताल्लुक होता है, जिसमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया जो है वो मौजूद होती है। और अगर आपको याद दिला दूं, जो प्रोकैरियोटा जो मैंने आपको बताया था, जो प्रोकैरियोट्स से ताल्लुक रखते थे ग्रुप में, ये कैसे थे, इसमें ज़्यादातर जो मौजूद थे वो यही बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया थे। ठीक है, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया जो है वो इसमें मौजूद थे, इस ग्रुप में, किंगडम में मौजूद थे, और इसी के हवाले से बताया गया। इसके बाद रह गए जो और सारे आपको ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं, कौन से वायरस हैं, जैसे प्रोटोजोआ है, यूनिसेलुलर एल्गी है, फंजाई है। अब ये जो होते हैं, ये जो सारे के सारे होते हैं, ये कैसे होते हैं, यूकैरियोट होते हैं। ठीक है, ये सारे कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। वो प्रोकैरियोट्स थे, ये यूकैरियोटिक होते हैं। अब यूकैरियोट कैसे होते हैं, जिस तरह मैंने आपको उसमें एग्जाम्पल्स आपको बताई थी कि जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेल में एब्सेंट होती है। अब ये जो सारे मौजूद होते हैं, जैसे कि इसके अलावा जैसे कि वायरस है, और जो है आपको बताया गया प्रोटोजोआ है, जो एल्गी है और फंजाई है। ठीक है, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, यानी कि इनके सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और जो है राइबोसोम्स भी साइज में बड़े होंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज वगैरह जो है वो भी बाउंड्री लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और अगर इनके किंगडम की बात की जाए, ठीक है, जैसे पहले वाले का किंगडम बताया था, इसी तरह अगर हम इनके किंगडम की बात करें, कि जो हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था चैप्टर, अब इनका किंगडम, किस किंगडम से ये बिलोंग करते हैं, ये किससे होते हैं, प्रोटोक्टिस्टा। प्रोटोक्टिस्टा। अच्छा, आपको फिर प्रोटोक्टिस्टा के हवाले से भी बता दूं, जो हमने पढ़ा था कि ये कैसा किंगडम था। इट इंक्लूड द ऑल कैरेक्टर्स, कौन से थे इसमें, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद थे, और ये ऐसे थे विच आर नो लॉन्गर क्लासिफाइड एज एनिमल, प्लांट और फंजाई, यानी कि ये ऐसा ग्रुप था जिसको हम जो है क्लासिफाई नहीं कर सकते थे कि ये एनिमल है, प्लांट है या फंजाई है। ठीक है, ये प्रोटोक्टिस्टा से इसका ताल्लुक था। अब इसी तरीके के हवाले से अगर हम देखें तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हीट्रोट्रॉप्स भी होते हैं और एज वेल एज ऑटोट्रॉप भी होते हैं। हीट्रोट्रॉप्स मीन क्या होता है, जो कि अपनी खुद फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, और ऑटोट्रॉप कैसे होते हैं, जो कि अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताना मकसद है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो हीट्रोट्रॉप यानी कि अपनी खुद फूड भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ऑटोट्रॉप है, और अपनी फूड जो है दूसरों से भी लेते हैं ऑर्गेनिज्म से, मीन्स ये हीट्रोट्रॉप्स भी हैं। ठीक है, दोनों तरह से होते हैं। लेकिन अगर हम साइनोबैक्टीरिया की बात करें, ठीक है, या एल्गी की बात करें, ठीक है, या एल्गी की बात करें, तो ये कैसे होते हैं, ये जो होते हैं ऑटोट्रॉप ही होते हैं, यानी कि अपनी खुद फूड प्रिपेयर करते हैं। क्यों करते होंगे, क्योंकि इनमें जो है ग्रीन पिगमेंट जो है क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि प्रोटोजोआ के हवाले से, तो ये भी कैसे होते हैं, ये हीट्रोट्रॉप्स होते हैं। ये कैसे होते हैं, हीट्रोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपनी फूड लेते हैं। ठीक है, इसी तरह जो है फंजाई है, उसमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। ये कुछ जो है कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, यानी कि जो चैप्टर स्टार्ट किया उसकी हेडिंग से रिलेटेड पहले जो है एक्सप्लेन किया गया है कि आप जो है इसमें मुख्तलिफ जो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे अलग अलग करके, तो पहले उन्होंने कंबाइन करके एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हवाले से जो है ये सारा कुछ डिस्क्राइब कर दिया है। फिर आप देखिएगा सबसे पहले जो इन्होंने
एक्सप्लेन किया है टॉपिक को, वो कौन सा है? वायरस का। ठीक है, वायरस से स्टार्ट कर रहे हैं। वायरस दरअसल लैटिन वर्ड वीरोन से निकला है। ठीक है, वायरस वर्ड किससे निकला है? लैटिन वर्ड वीरोन से निकला है, जिसके मायने क्या होते हैं? जिसके मीनिंग है पॉइजन। ठीक है, वीरोन से निकला है, जिसकी मीन्स है पॉइजन। ये कैसे होते हैं? ये सिंपलेस्ट, स्मॉलेस्ट और शायद सबसे ज्यादा प्रिमिटिव, यानी कि बहुत ज्यादा कदीम जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, बहुत ही इनका सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, और बहुत ज्यादा जो है अगर देखा जाए तो बहुत ही प्रिमिटिव, बहुत ही ज्यादा कदीम, यानी कि बहुत पहले से ये मौजूद है। कि 1800 सेंचुरी से बायोलॉजिस्ट ये बता रहे हैं कि अब जो मुख्तलिफ किस्म की जो बैक्टीरिया होते हैं वो डिजीज कॉज करते हैं, लेकिन कुछ डिजीज उन्हें पजल्स कर रही होती हैं कि जिनके बारे में पता नहीं होता ये किससे फैल रही हैं। यानी कि ज़्यादातर तो वो कह रहे होते हैं बायोलॉजिस्ट के डिजीज जो है बैक्टीरिया वगैरह से है, लेकिन जो कुछ डिजीज उन्हें समझ में नहीं आ रही थी पहले कि ये जो है कि किससे जो है डिजीज कॉज हो रही है। जैसे कि उन्होंने एक बताया है टोबैको मोज़ेक डिजीज के बारे में। टोबैको मोज़ेक डिजीज, ठीक है, इसके बारे में उन्होंने बताया है कि ये जो टोबैको के प्लांट के लीफ पर जो है डिजीज लग रही होती हैं। अब ये टोबैको किसका प्लांट होता है? जी हाँ, तंबाकू जिसे कहा जाता है टोबैको का, उसके लीफ पर जो है देखा गया। तो 1892 में एक रशियन बायोलॉजिस्ट था जिसका नेम था आइवानो स्काई। ठीक है, ये जो साइंटिस्ट था आइवानो स्काई, इन्होंने ये बताया था कि ये जो डिजीज है एक ऐसी चीज से पैदा हो रही है जो कि बैक्टीरिया से भी ज्यादा स्मॉलेस्ट है, और इसने इसे वायरस का नाम दिया। ठीक है, यानी कि जो पहले साइंटिस्ट थे वो पजल हो रहे थे, वो कहते कि बैक्टीरिया नहीं है, क्योंकि ज्यादातर उन्हें पता था कि डिजीज बैक्टीरिया से। उन्होंने कहा कोई और चीज है, उन्हें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वो कह रहे थे कि कोई और चीज है जो कि डिजीज कॉज कर रहे हैं, जैसे कि टोबैको मोज़ेक पे जो डिजीज है। तो साइंटिस्ट जो रशियन बायोलॉजिस्ट था, इसने सबसे पहले आइवानो स्काई ने बताया कि ये जो चीज डिजीज कॉज कर रही है बैक्टीरिया से भी छोटी है, और इसने इसे वायरस का नेम दिया। ठीक है, इनके जो है बहुत ज्यादा स्मॉल होने की वजह से इन्हें कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी देखा नहीं जा सकता था, क्योंकि इनका साइज पहले भी बताया कि बहुत ज्यादा स्मॉलेस्ट था, तो इनको जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी देखना बहुत मुश्किल था। फिर 1935 का ईयर जो था वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस तरह था कि इस ईयर में ये मालूम हुआ कि वायरस क्या है, और इसे जो है एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो है वो डिस्कवर किया गया, कि मालूम किया गया हाँ इसका स्ट्रक्चर कैसा है। यानी कि सिंपल जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उससे नहीं देखा जा सका, बल्कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए जो है इसके स्ट्रक्चर का पता लगाया गया। यानी कि अगर कोई लिविंग थिंग मिली माइक्रोन यानी कि से भी छोटा होगा तो वो इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। तो इसीलिए जो है वो इन वायरसेस को भी जो है वो इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो है वो देखा गया। ठीक है, इसके बाद एक साइंटिस्ट वेंडेल स्टैनले ने ये जो डिजीज कॉज कर रहे थे उस पार्टिकल्स को क्रिस्टलाइज किया, और फिर इसे एक नेम दिया जिसका अब नेम क्या हो गया कि टोबैको
टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, अब टोबैको मोज़ेक वायरस जो था, अब इसको कहा गया कि हम ये इसको एब्रीविएशन के फॉर्म में TMV भी लिखा जाता है। ठीक है, टोबैको मोज़ेक वायरस। और फिर उन्होंने बताया कि अब ये जो टोबैको मोज़ेक वायरस है, इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। ठीक है, जो पहले नजर नहीं आ रहे थे, तो फिर इनको जो है क्रिस्टलाइज करके, क्रिस्टल बना के, और जो है फिर इनको जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा गया, और उसके बारे में जो है रिसर्च की गई, और इसका नेम जो है पता चल गया कि जो टोबैको पर जो डिजीज कॉज हो रही है, उसका नेम जो इन्होंने टोबैको मोज़ेक जो है वायरस का नेम इन्होंने रख दिया। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं इन वायरस के कैरेक्टरिस्टिक्स पे। यानी कि ये जो अभी बताया गया था, ये तो वायरस से थोड़ा सा रिलेटेड कि वायरस किस तरीके से बना और इसको कैसे इसका नाम दिया गया, किसने इसका नेम को जो है बताया कि ये क्या चीज है और यहाँ पर सबसे पहले देखा गया था। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर। ठीक है, अगर वायरस के कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से बात की जाए तो वायरसेस कैसे होते हैं, नॉन सेल्यूलर और कंप्लीटली पैरासाइट। ठीक है, ये कैसा इनका स्ट्रक्चर होता है, ये नॉन सेल्यूलर होते हैं, और इसके अलावा क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट में यानी कि अपनी लाइफ जो है किसी और पर जो है ये गुजार रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा देखा जाए तो ये हमेशा इनका स्ट्रक्चर, अगर देखा जाए स्ट्रक्चर इनका आगे भी आएगा पूरा डिटेल में, लेकिन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से भी बताया गया है कि ये किस तरह होता है। इनका प्रोटीन कोट और इसमें न्यूक्लिक एसिड पर मुश्तमिल इनकी बॉडी होती है। यानी कि कैसी बॉडी होती है इनकी, प्रोटीन कोट होता है, और इसके अलावा क्या होते हैं, इसमें न्यूक्लिक एसिड मौजूद होते हैं। ठीक है, इसका पूरा जो है अभी पूरा स्ट्रक्चर बाद में भी इसके बाद जो है वो डिटेल में है। इसके बाद बताया गया है दे कैन नॉट लिव एंड रिप्रोड्यूस आउटसाइड ऑफ लिविंग सेल्स। यानी कि क्या, ये लिविंग सेल के अगर किसी, यानी कि बात है, ये कहा गया ये पैरासाइट है, तो ये लिविंग बॉडी के अगर अंदर मौजूद होता है तो ये एक्टिव होता है, और लेकिन अगर बाहर होगा तो ये अपनी जो है लाइफ नहीं परफॉर्म कर पाता। तो यही कैरेक्टर बताया गया है कि क्या, दे कैन नॉट लिव एंड रिप्रोड्यूस outside of living cell। यानी कि लिविंग सेल के बाहर ये जो है ना जिंदा रह सकता है और ना ही ये रिप्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से जो है ये बात हो रही है। इसके बाद मैं समझाया कि अगर हम इसका देखें साइज, तो इन्होंने साइज के लिहाज से बताया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कैसे होते हैं, स्मॉलेस्ट होते हैं। यानी कि इसका अगर साइज देखें तो कैसा होता है, यानी कि 20 नैनोमीटर से लेकर जो है 250 नैनोमीटर, यानी कि बहुत ही ज्यादा स्मॉल साइज के ये होते हैं। ठीक है, और अगर इसके मजीद कैरेक्टरिस्टिक्स पे देखें तो इसमें नो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि इनमें ना ही जो होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और ना ही इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है,
एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, बल्कि किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं? बाय रेप्लिकेशन। ठीक है, रेप्लिकेशन के लिहाज से यानी कि 1 से 2 बन जाते हैं, लेकिन इनमें बाकायदा कोई एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नजर नहीं आती। और इसके अलावा इनके अगर कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से बात की जाए तो ये इनके प्रोटीन सिंथेसिस और जो जीन रेप्लिकेशन के लिए ये अपने क्या करते हैं? होस्ट सेल के एंजाइम्स को यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि इन्होंने क्या बताया कि जो इनका घर पता है, इनकी बॉडी इनके जो किस तरह बनी होती है, प्रोटीन कोड का स्ट्रक्चर होता है, और इनकी जो अंदर जो है जीन रेप्लिकेशन यानी कि न्यूक्लिक एसिड वगैरह जो मौजूद है, तो ये क्या कर रहे होते हैं? इसकी जीन की रेप्लिकेशन का प्रोसेस करना है, यानी कि मजीद इनको जो है न्यू फॉर्म करने हैं। तो ये क्या करते हैं? अपने होस्ट सेल, घर पता है पैरासाइट होते हैं, तो जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं उसके एंजाइम को यूज करते हैं। ठीक है, और अगर देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स वायरस कंटेन अप टू 200 जीन, यानी कि इसमें तकरीबन 200 जीन्स तक मौजूद होते हैं, और जो कि क्या होते हैं? ये होस्ट सेल से प्रोटीन बनाने की जो है सलाहियत रखते हैं, यानी कि अपने होस्ट सेल को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर देखा जाए, अगर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से देखा जाए तो इसका जो है एक मेन कैरेक्टर ये भी है कि ये वीरुलेंट होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? वीरुलेंट होते हैं, यानी कि क्या होते हैं? एक्सट्रीमली पॉइजनस, एक्सट्रीमली पॉइजन, इनके बहुत ज्यादा ये हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करने वाले होते हैं। तो इसीलिए इनको एक वर्ड दिया गया है कि ये वीरुलेंट होते हैं, बहुत ज्यादा पॉइजन होते हैं, और अगर किसी में ये दाखिल हो जाए तो ये बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, और ये अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में चले जाएं, ठीक है, अगर ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में चले जाएं तो क्या होता है कि उसके सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मींस बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको पॉइजन का वर्ड दिया गया है, जिसमें मौजूद है। जारी बात है कि अपना खुद तो बाहर कोई लाइफ नहीं होती है इनकी, और ये अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जारी बात है ये पैरासाइट के तौर पर, तो किसी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में चले जाएं तो वो उस सेल को, जारी बात है वो बॉडी मौजूद है, सेल से बनी हुई है, तो उस सेल को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देंगे, और जिसमें वो मौजूद होते हैं, या फिर टेम्परेट यानी कि होस्ट सेल के जीनोम में रहते हैं, यानी कि उसके हेरिडिटी मटेरियल में चले जाते हैं, और ये भी बहुत ज़्यादा खतरनाक बात होती है। ठीक है, यानी कि या तो ये जो है उस सेल्स को बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देंगे, या फिर क्या करते हैं कि उसमें हेरिडिटी मटेरियल के तौर पर उसके जीनोम में उस मौजूद होते हैं, उसमें वहाँ रहते हैं, और क्या कर रहे होते हैं? उसको भी वहाँ पे जो है बहुत अरसे तक जो है वहाँ पे अपने जो है सुकून से ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं कि उनके अगर जो है हेरिडिटी मटेरियल में पहुँच जाए। ठीक है, ये जो थे इसके मैंने आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं किसके? वायरस के। ठीक है, और उससे पहले जो है वायरस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी कि वायरस जो है किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, इसको पहले कहाँ देखा गया, और इससे पहले मैंने एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हवाले से कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हो गया, इसके बाद वायरस के बारे में और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो आपकी बुक में दिए गए थे उसको जो है वो मैंने जो है एक्सप्लेन कर दिया है 1 बाय 1 करके, ताकि आपको जो है अच्छी तरह समझ में आ जाए। अब इसके बाद जो है इसका स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर? वायरस का स्ट्रक्चर जो आ जाता है कि अब इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है, ये हम इंशाअल्लाह जो है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसका स्ट्रक्चर आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगी ताकि आपको ज़्यादा समझ में कि वायरस किस तरह होता है। अभी तक के लिए जो है वो इतना ही था। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।